नो भाई बच्चों, हिंदी सर्वनाम। तो पहले पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा था? सर्वनाम का संधि विच्छेद पढ़ा था। क्या बताया था? सर्वनाम का बताया नहीं बताया? क्या बताया? सर्व प्लस नाम सभी की जगह जो उपयोग किया जाए, जैसे सभी की जगह जो उपयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के संग इस्तेमाल किए जाते हैं वही क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि कोई आपसे पूछेगी भाई सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा था कि हमें याद होना चाहिए कि 6 प्रकार के होते हैं। वो एक अलग बात है, किसी पुस्तक में अगर 7 या 8 मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो होते हैं ओरिजिनल बेसिक वो क्या होते हैं? 6। जिनमें नंबर 1 पढ़ा था हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हम अच्छी तरह से व्याख्या कर चुके हैं। फिर दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो नंबर 4 का नंबर आ रहा है वो है संबंधवाचक। लिख देते हैं पहले, कोई भी आगे लिख सकते हैं, कोई भी पीछे। आगे मैं पहले संबंधवाचक लिख रहा हूँ। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि संबंधवाचक में कहीं ना कहीं संबंध जरूर बनेगा, और संबंध जब ये बनता है तो उस वाक्य का एक अंश नहीं हो सकता, उसमें 2 हिस्से होंगे उस वाक्य के। एक वाक्य जो बनेगा 2 हिस्सों में होगा जरूर, तब ये संबंधवाचक बन के आएगा निकल के। जैसे जो आया है सो जाएगा। ठीक, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाक्य बनाया गया तो इसमें एक हिस्सा तो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक एक हिस्सा मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें संबंध बनाने वाले जो शब्द है वो क्या है? जो, सो। तो कोई पूछेगी भाई इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जो और सो ही होंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि एक का जो अस्तित्व है दूसरे के बिना अधूरा है ना। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाक्य में क्या होंगे? 2 अंश होंगे, कहीं ना कहीं उसके 2 हिस्से होंगे, और वे एक दूसरे में क्या बनाएंगे? संबंध बनाएंगे। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 में बोलते हैं प्रश्नवाचक लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जब प्रश्नवाचक नाम आता है तो प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो उस प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है क्या, और क्या हो सकता है? क्यों, और क्या हो सकता है? कैसे। ये सभी शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जिन्हें हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? क्या, क्यों और कैसे। ठीक, अब अगर मान लें मैं इसका कोई उदाहरण लेता हूं, जैसे क्या से मैं कुछ बोलना चाहता हूं, जैसे क्या तुम आ गए, ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्या तुम आ गए, ये। तो अब यहां सोचने की बात है, ये जो क्या है ये वास्तव में सर्वनाम ही है या कुछ और भी हो सकता है? इसे आप बताएं थोड़ा सा। जैसे प्रश्नवाचक शब्द भी तो बोल सकता हूँ मैं इसे। तो प्रश्नवाचक शब्द अलग होते हैं और सर्वनाम अलग होते हैं, या ये एक ही बात है, उसके 2 नाम हैं? बस ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बता सकते हो तो बताने का प्रयास करें। एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक, तो ये जो तुम है इसे मैं क्या कहना चाहिए? कर्ता। और आ गए, इन दोनों को क्या बोलूं? कई बार बता चुका हूं ये सब बातें मैं आपको। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया।
दोनों को अंडरलाइन कराया मैंने, संयुक्त क्रिया। और अगर कोई मुझे पूछे कि आ क्या है, सिर्फ आ, धातु, और धातु से क्या बन जाती है, क्रिया। यानी कि आ से क्या बनेगा, आना। ठीक है, मैं आना चाहता हूं, मैं तुम्हारी कक्षा में आना चाहता हूं, तो आना क्या है, क्रिया। तो आ क्या है, धातु। ठीक, अभी जो क्या है, इसे आप प्रश्नवाचक शब्द बोल लो या प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल लो, वो एक ही बात है। बाकी हमें सर्वनाम पढ़ना है तो हमें क्या बोलना चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलना चाहिए। उसके बाद है कौन आया था, कौन आया था, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, आया क्या है, क्रिया, और था क्या है, सहायक क्रिया। तो भाई ये छोटा सा ही वाक्य था, ये क्रिया है, यह है सहायक क्रिया, और इसे हमने क्या बोल दिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण लेते हैं। दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, तो दूध क्या बोलोगे भाई, क्या है, मतलब व्याकरण में किस शब्द से पहचानोगे इसे, संज्ञा बोलना चाहिए। ठीक, संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों, उनमें से कौन सी होगी, क्या बोलना चाहिए बताओ, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक नहीं होगी। और जी जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक नहीं होगी। ठीक, अगर व्यक्तिवाचक होती है तो उसका जातिवाचक जरूर बनता है, अगर व्यक्तिवाचक है वही तो जातिवाचक संज्ञा जरूर बनती है। जैसे गंगा, गंगा की नदी का नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक, उसकी जातिवाचक क्या है, नदी, बनेगी जरूर। अगर आप इसे व्यक्तिवाचक कह रहे हैं तो उसकी जातिवाचक बना के दिखाओ, जो आपको नहीं मिल पाने का, इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक भी नहीं है। अब बात आती है द्रव्यवाचक में, तो द्रव्यवाचक में दूध, शहद, ये सब चीजें कहाँ आनी चाहिए, द्रव्यवाचक नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए या मैं यहाँ मिला रहे हो, कहीं ये जातिवाचक तो नहीं है, नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे है। मैंने कहा भैंस का दूध, तो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा बकरी का दूध, क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। और दूध क्या है, जातिवाचक, मैंने बना दिया। तो दूध कौन सी संज्ञा हुई फिर, जातिवाचक। अब कंफ्यूजन मुझे यहाँ ये हो रहा है कि इसे जातिवाचक में काउंट करूँ या द्रव्यवाचक में काउंट करूँ। तो उसके लिए आप मुझे बताइए, जब मैंने बताया था द्रव्य, द्रव्य की मीनिंग क्या बताई थी, अर्थ क्या बताया था द्रव्य का। जब मैंने अंतर पूछा था द्रव में और द्रव्य में क्या अंतर होता है, तो द्रव का मतलब मैंने बताया था लिक्विड जो बहता है, और द्रव्य क्या था, धातु, पदार्थ। ठीक है, तो धातु में तो हम समझते हैं सोना, चांदी, ये सब चीजें आती हैं धातु में। तो पदार्थ में क्या आएगा, दूध भी आएगा, आएगा नहीं आएगा पदार्थ में। तो हम इसे द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं और हम इसे जातिवाचक भी कह सकते हैं। बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो दो दो रूप लेके चलती है। बाकी मैं थोड़ी सी पूरी व्याख्या कर दी आपको, ठीक है। में क्या है, विभक्ति। विभक्ति कौन से कारक में आती है, में। कारक कितने होते हैं, फिर भूल गए, 6 बता रहा, कोई 7 बता रहा, कोई 8 ही बता होगा। चलो में कौन से में आएगा, अधिकरण में। में और पर, में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। क्या आ गया, क्या को मैं क्या बोलूंगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलूंगा यहाँ पे। गिर क्या है, गिर धातु, क्रिया क्या बनेगी, गिरना। और गिर पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। क्योंकि इसके बिना, इसे शामिल किए बिना संयुक्त रूप नहीं आ पाने का, इसलिए
इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक बच्चों, तो बस ये थी क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे चलते हैं। अब कौन सा बज रहा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बज रहा है। ये जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निज का मतलब क्या होता है, अपने आप। कोई काम मुझसे जुड़ा हुआ हो, अपने आप शब्द होता है ना, कुछ शब्द होते हैं, पहले शब्द लिख लेते हैं। जैसे अपने आप, आप, स्वयं। ठीक, ये सब क्या हो सकते हैं, निजवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। कोई एक आधा और रह रहा हो तो देख के लिखता हूं उसे भी। एक होता है स्वेटर, है तो यही, बाकी स्वेटर लिखे। एक होता है खुद, हालांकि ये तो हिंदी का शब्द ही नहीं है, बाकी इस्तेमाल किया जाता है खुद। मैं तो ये काम खुद कर लूंगा, तो यानी कि स्वयं के जगह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है आपके दिमाग में तो चल ही रहा होगा, बाकी मैं उसे स्पष्ट कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जब मैंने ये लिखा तो एक असमंजस की स्थिति में आ गए होंगे आप, तो उसे मैं अभी क्लियर करता हूँ। जब इस सर्वनाम का पहला पीरियड हुआ था, वहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, और जो उदाहरण में कुछ ऐसे शब्द आए थे, वहाँ मैंने उन सबको निजवाचक कह दिया था। मतलब आप वगैरह शब्द करके मैंने कुछ इंडिकेट किए थे आपको, और जिनमें मैंने क्या कह दिया था, निजवाचक। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जी ये जो शब्द है आप, ये निजवाचक नहीं होता, ये तो पुरुषवाचक होता है। ठीक, लेकिन मैंने बताया ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो दो जगह काउंट होते हैं, हमें उनके प्रयोग पे जाना पड़ेगा। हम सिर्फ शब्द सुनकर ये बात नहीं कर सकते कि वो क्या है, प्रयोग कैसे हुआ है, ये जरूर महत्वपूर्ण बात है। अब पहले मैं इस आपको ही देखता हूँ। तो जैसे मान लो मैं कोई उदाहरण सोच रहा हूँ जिसमें आप आ जाए। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये मैंने एक वाक्य लिखा। तो इसमें आप देखिएगा, जा क्या हो गई, धातु, रहे क्या हो गया, संयुक्त क्रिया मिला के हो गया है सहायक क्रिया, कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक शब्द भी कह सकते हैं, तो पूछने के ऊपर निर्भर करता है। अभी जो आप है ये भी एक सर्वनाम है, लेकिन ये कौन सा सर्वनाम होगा, अब आप बताएं। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखूं इसे या निजवाचक सर्वनाम लिखूं इसे? पुरुषवाचक सर्वनाम लिखूं। तो पुरुषवाचक ही क्यों लिखूं, क्योंकि आप तो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, क्योंकि यहाँ सेंस जो है दूसरे की आ रही है सामने, क्योंकि ये प्रयोग कुछ अलग है, आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अब मुझे एक ऐसा उदाहरण देना चाहिए बच्चों जिसमें आपका ही प्रयोग हो जाए लेकिन निजवाचक के रूप में हो, तभी तो बात क्लियर होगी। ठीक, तो मैंने कहा यह काम, यह कार्य अपने आप कर लूंगा, यह कार्य अपने आप कर लूंगा। अब आप मुझे यह कह सकते हो कि हाँ तो जी आप नहीं है, क्या है, अपने आप है। ठीक, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, और आप मेरी बातों को भी समझ जाओ। यह कार्य आप ही कर लूंगा। हम भाषा सीख रहे हैं और भाषा होती है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, पहले मैं आपकी बात कह रहा था तो आपने बताया कि आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही हो आप। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ये कौन सा है, मध्यम पुरुष, जिसमें तुम आता है। तो मैंने कहा था तू भी है, तुम भी है और आप भी है, सब ये तीनों शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। कोई सम्मान सूचक शब्द है, कोई तू तड़ा की भाषा है। तू तो सब जगह गुजरा, उससे थोड़ा सा ऊपर है तुम, और सबसे अच्छा है आप। ठीक है, तो बात तो किसी सेकंड पर्सन की ही हो रही है, जो बोल रहा है उसकी बात तो हो नहीं रही, जो सुन रहा है उसकी बात हो रही है। इसलिए से क्या कह रहे हैं हम, मध्यम पुरुष।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह कार्य आप ही कर लूंगा। एक्चुअली जो वर्ड था ये तो अपने आप था, लेकिन बहुत जगह ये नहीं बोला जाता, इसमें क्या लगा दिया है, वो ही लगा दिया। यह कार्य आप ही कर लूंगा, तो ये जो अपने की सेंस है वो कहाँ आ गई, ही में आ गई। अब तुम यहाँ देखो, ये आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है या नहीं है, ठीक है। यह कार्य आप ही कर लूंगा मतलब स्वयं ही कर लूंगा, मतलब खुद ही कर लूंगा, मतलब स्वतः ही कर लूंगा, वही तो बात सेंस आ रही है। इसलिए बच्चों, एक ही शब्द निजवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और वही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। तो ये बात थी जो मैंने पहले पीरियड में कही थी कि अगर कोई सुन रहा हो या देख रहा हो या समझ रहा हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम कैसे कह दिया, तो उसके प्रयोग के आधार पर हम उसे कह सकते हैं, ठीक। बाकी इनमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अपने आप, स्वयं, स्वतः और खुद, ठीक। उदाहरण में देना नहीं चाहता क्योंकि बार बार यही बात स्पष्ट होकर आएगी। तो इन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 के 6 सर्वनाम हमने पढ़ लिए। हमने उदाहरण देके भी देख लिया, उनके नाम भी याद कर लिए, जो थोड़ा बहुत उनमें अंतर था वो भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक। अब इससे आगे की बात हम करते हैं। पहले पीरियड में हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तो कुछ अलग से समझा रहा हूं मैं आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था पहले पीरियड में, निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये कहा गया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम होते हैं और जो किसी संज्ञा की तरफ उसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये मोटे तौर पे 4 होते हैं, यह, वह, ये और वे, ऐसा आप जानते हो, है ना। यह और वह एक वचन होते हैं और ये और वे बहुवचन होते हैं। अब मैं कुछ यहाँ उदाहरण लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इसमें पुस्तक आप निश्चित रूप से संज्ञा कहोगे, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहोगे, ठीक। अब ऐसा सोचोगे कि भाई पुस्तक भी तो पेपर से बनी है, तो ये भी तो क्या हो गया, पदार्थ। फिर तो हर कोई चीज किसी न किसी चीज से ही बना है, तो सारी खत्म कर दो संज्ञा और बस द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग में तो विचार आते ही है ना। लेकिन पदार्थ का डायरेक्ट नाम, जैसे दूध था, दूध किससे बना है, पानी हो सकता है उसमें, लेकिन पानी तो बाद में मिलाया हो किसने, अलग बात है, लेकिन भैंस ने तो दूध ही दिया था। तो वो पदार्थ खुद है, वो डेवलप नहीं किया गया, जबकि कागज बनाया गया है, समझ रहे हो। पुस्तक बनाई गई है, ठीक। पुस्तक किससे बनती है, कागज से। तो कागज क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकती है, वो पदार्थ है, ठीक। थोड़ा सा हमें अंतर समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और फिर मैं वो बात कहूंगा कि कोई मुझ पर अड़ जाए कि जी कागज तो द्रव्यवाचक नहीं है, क्या है, जातिवाचक। बिल्कुल है, सफेद कागज, काला कागज। लेकिन ये ज्यादा चीज अच्छी नहीं मानी जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये नंबर मिलेगा किस पे, द्रव्यवाचक पे ही मिलेगा। यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा। और है क्या है, सहायक के लिए। उसके बाद जो मेरी है, ये बताओ क्या होना चाहिए, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, अव्यय है।
हाँ जी बताओ जी, मेरे को क्या नाम दोगे? अव्यय? कुछ हाँ ना तो बोले, मुझे इस तरह से पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता। आपको सब चीज बता तो रखी है, अब पूछ ही तो रहा हूँ, अव्यय है या नहीं है? नहीं है, तो क्या कहाँ रखोगे मेरी को? विशेषण। और ये विशेषण है तो उसके बाद संज्ञा होनी चाहिए, जो नहीं है विशेषण नहीं कर सकता। ये भी सर्वनाम में ही काउंट होगा। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं से क्या बन जाता है? मेरा। जब हम आगे उसका स्ट्रक्चर बना के चलेंगे, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, तो ये भी सब उस टेबल में तो आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ये हम पुरुषवाचक सर्वनाम ही कह सकते हैं ऐसे। ठीक, अब बचा यह है, तो यह क्या है बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। पक्की बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब ये क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या आता है? संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण आता है। तो तुम तो कह रहे हो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अभी पक्का पक्का 2 बार कहा तुमने। क्या हो गया अभी? निश्चयवाचक विशेषण हो गया। निश्चयवाचक, नाम चेंज नहीं हो जाएगा, नाम तो वही रहेगा क्योंकि स्थिति ही क्लियर करेगा। निश्चयवाचक क्या बन गया? विशेषण बन गया। अब इसी वाक्य को लिखते हैं ऐसे, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। शब्द तो वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे तो करें। तो इसमें देखिए पुस्तक वही संज्ञा। अब मेरी को जिसे मैं क्या कह रहा था अभी? पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहा था मैं, वो अब विशेषण भी बन सकता है क्योंकि पुस्तक क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण आता है। तो एक ही शब्द कई कई रूप में जा सकता है, हाँ या ना? इसलिए प्रयोग के आधार पर शिक्षा जरूरी है, शब्दों के आधार पर शिक्षा जरूरी नहीं है। तो जितना प्रयोग करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अब यह क्या बन गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है। यह मेरी पुस्तक है, कोई वस्तु है जिसे मैं कह रहा हूं यह है, तो संज्ञा की जगह तो इस्तेमाल हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है, तो सर्वनाम तो हो गई। और वही बात, फिर ये सर्वनाम इसलिए है क्योंकि इसके बाद में कोई संज्ञा नहीं है। अगर है तो क्या है? विशेषण है, तो सर्वनाम ही हो। स्पष्ट है बात? नेक्स्ट, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक क्या होगी? ना व्यक्तिवाचक की जातिवाचक होती है, तो ध्यान रखिएगा अपने अभी। अगर आपसे व्यक्तिवाचक कह रहे हो खेल, क्रिकेट है, खेल है, ठीक है, तो खेल क्या होगी? जातिवाचक होगी। खेलते क्या है? खेलते क्रिया होगी, है क्या है? ये क्या है? निश्चयवाचक तो आ गया, उसके बाद विशेषण। निश्चय वाचक विशेषण ही होगा ना, पक्की बात, क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक, तो इन चारों को सिर्फ सर्वनाम कह के पढ़ लेना ये सही नहीं होता। ये विशेषण भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। संज्ञा से पहले आ रहे हैं तो विशेषण ही कहलाएंगे, सर्वनाम नहीं कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं विकारी शब्द, एक पढ़ते हैं अविकारी शब्द। और आसान सी बात है आप लोगों के लिए कि विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, मतलब परिवर्तन आ जाए, और अविकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन ना आए। तो अब आप मुझे बताने का प्रयास करें कि सर्वनाम को मैं विकारी कहूं या अविकारी कहूं।
थे, बहुत ज्यादा। विकारी है, विकारी का तो पता चल गया आपको। जिसमें परिवर्तन आ जाए वो विकारी, और जिसमें परिवर्तन ना आए वो है विकारी। अब तो बस थोड़ी सी बात ये पूछी कि भाई सर्वनाम को मैं किस नाम से परिभाषित करूं, विकारी से या विकारी से? तो आपने कहा कि इसे विकारी कहना चाहिए, यानी कि आपके अनुसार इसमें विकार उत्पन्न आ जाता है, हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई उदाहरण देके बताएं। तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, तो ये विकारी तो उत्पन्न हो रहा है, तो विकारी शब्द है। अगर अविकारी होता तो परिवर्तित होता ही नहीं। तो जितने भी सर्वनाम होते हैं वो विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। अब मैं उदाहरण बोल रहा हूं, बताना। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुल कितने सर्वनाम हैं? एक ही सर्वनाम है, कौन सा? कुछ। ठीक है, इसका नाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भाग हो जाते हैं, हालांकि पुस्तकों में नहीं लिखे होते, वो एक अलग बात, जो मैंने पहले पीरियड में भी थोड़ा सा इंडिकेट किया था, आपको दर्शाया था कि एक तो हो सकता है संख्यात्मक, एक हो सकता है मात्रात्मक। ठीक है, तो इस वाक्य में बच्चों ये संख्यात्मक होगा या मात्रात्मक होगा? मात्रात्मक होगा। भाई जो मात्रा बताए वो मात्रात्मक, जो संख्या बताए वो संख्यात्मक। तो चाय में कुछ पड़ा है, तो चाय क्या है? मात्रा। जो संज्ञा है, यहाँ पे जो कुछ है, कुछ की कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी पड़ा है जो परिभाषित नहीं होता तो संज्ञा मान लेते हैं, मात्रा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? मात्रात्मक होगा। तो पूरा नाम क्या आ गया? मात्रात्मक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है यह आ गया, यह आ गई लिख लेते हैं, यह आ गई। ठीक है, इसमें कितने सर्वनाम है? एक ही है। तो वास्तव में सर्वनाम ही है, विशेषण तो नहीं है। सर्वनाम ही है, क्योंकि यहाँ कोई संज्ञा तो है नहीं, तो क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। आ क्या है? धातु। और आ गई संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है इन दोनों घरों में एक दीवार है। इन दोनों घरों में एक दीवार है। इसमें बताइए कोई सर्वनाम दिखाई दे रहा है? बोले भाई, हाँ या ना? एक। तो इन्होंने कहा कि एक है, ये सर्वनाम है। इन बोल रहे हो? इन, तो कौन सा है सर्वनाम?
6 पढ़े हैं हमने। पुरुषवाचक सर्वनाम, इन दोनों घरों में एक दीवार है, बताइए भाई पुरुषवाचक होना चाहिए या कुछ और? भाई ये होना चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मैंने अभी बताया ना आपको, यह वह ये वे किसी की तरफ को इशारा करते हैं। वे मुख्य रूप से 4 होते हैं, इसमें ये थोड़ी कि 4 ही होते हैं, मैंने कहा मुख्य रूप से 4 होते हैं। तो यह पुस्तक की तरफ को इशारा कर रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, फिर पुस्तक की तरफ को इशारा किया। ये क्रिकेट खेलते हैं, जो प्लेयर है क्रिकेट खेलते हैं उनकी तरफ को इशारा कर रहा है, तो यहाँ इसके इशारा कर रहा, घरों की तरफ को इशारा कर रहा, तो क्या होना चाहिए? निश्चयवाचक सर्वनाम ही होना चाहिए। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब एक की बात कर लेते हैं। एक क्या होता है? एक तो एक वन होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसे आप किस समूह में रखेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। यहाँ जो दीवार क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और व्यक्तिवाचक क्या हो सकती है? एक तो अंदर की दीवार होती है, एक बाहर की दीवार होती है। मतलब दो, जैसे ये 2 घर हैं, एक ही दीवार है, जो इधर से टच करेगा वो उसकी दीवार, जो इधर से टच करेगा वो उसकी दीवार, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगी। ये मेरी है, नहीं है। और है क्या है? सहायक में होगी, फिर विभक्ति, फिर वही अधिकरण कारक। घर क्या है? फिर संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अब इसका दोनों और एक, इन्हें बताओ कि ये क्या हो सकते हैं भाई? दोनों और एक, अव्यय बताया उन्होंने, अव्यय भाई दोनों ही संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी संख्या है ये अव्यय ही होते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या होती है? जिनमें लिंग, वचन या कारक की वजह से विकार उत्पन्न ना हो, तो विकार हो ही नहीं सकता। एक को एक ही बोलोगे, एक ही, एकक बोल सकते हैं, लेकिन एकक वो दूसरी भाषा का शब्द है। हिंदी में तो एक ही बोला जाएगा, 2 को 2 ही बोला जाएगा, 3 को 3 ही बोला जाएगा। संस्कृत में बोला शुरू कर दो तो थोड़ा सा उनका वर्तनी बदल जाएगी, लेकिन बोलाओ एक ही जगह जाएगा। तो ये भी अव्यय है बच्चों, और ये भी अव्यय है। हालांकि ये पूरी तरह से अव्यय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शब्द था वो क्या था? 2, और 2 से फिर क्या बना? दोनों। तो अव्यय में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो जब अव्यय में प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से अव्यय नहीं हुआ, अव्यय क्या था? 2। तो कहीं ना कहीं इसे भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। वो जो ऑप्शन दिए जाएंगे उस पर निर्भर करेंगे। आप देख रहे हो, मैं एक वाक्य देख रहा हूँ और आपको एक शब्द बता रहा हूँ, ये है, ये है, ये है, बस यही है एक अच्छी सुंदर व्याकरण। अगर आपको पहचान हो गई तो कुछ कैसा ही पेपर बना दे, कोई दिक्कत आपको ना कभी आएगी ना ही आ सकती। नेक्स्ट है, तुझे मुझसे क्या लेना देना? तुझे मुझसे क्या लेना देना? पहले मुझे बताओ, बाद में इसमें आकर डंडा लगाऊं या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊं? तुझे मुझसे क्या लेना देना, एक साधारण सी बात पूछी है, इसमें सोचने वाली बात क्या? इतना भी सोच सकते हो। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? जब ये आ रहा है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा। तुम ये सोचना मर जाओगे कि तो इसमें ना तो भैया पूछा जा रहा है ना, कोई बात नहीं। क्या लेना देना, जो मैंने वाक्य लिखा इसमें आप कहीं ना कहीं को संशोधन करना चाहेंगे जिससे पूरा बिल्कुल सही हो जाए वाक्य। मुझे लग रहा है कहीं गलत है लिखने में।
तुझे मुझसे क्या लेना देना। तुझे में संशोधन करना चाहिए, तो आप इसका बताइए क्या संशोधन करूं। तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, तो तुझे में क्या दिक्कत है। वही है, सम्मान सूचक नहीं है लेकिन शब्द तो है भाई, तू से बना है तुझे, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई गलत है। अब मुझसे क्या समस्या है, आप क्या चेंज करोगे ऐसा बताओ। मुझसे, तो मुझसे भी लिख रहा है, इसमें गलती है बेटा। ये लेना और देना के बीच में एक चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम क्या है, योजक चिन्ह। और ये कहाँ आता है, या जहां इच्छा वहीं लगा देंगे। अगर दो शब्द जिनका उच्चारण एक सा हो तो दर्शाया जाता है कि इन दोनों का मतलब एक साथ है। प्रयोग जहां भी होते हैं ये एक साथ ही होंगे, वरना अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो समझ ये है कि ये अलग है। योजक का मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं इस आधार से, इसलिए इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक, चलिए तुझे क्या है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तुझे बन जाएगा क्या, तुझे। ठीक, मुझसे भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, तीन सर्वनाम आ गए। और लेना देना को आप किस शब्द से परिभाषित करेंगे, जो भी आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है मेरे पास अब तक, उसके हिसाब से। पर आपने सब कुछ रखा है, बताने की कोशिश करें आप। जानते आप सब कुछ हो, पहचानते नहीं बोलो भाई, नहीं। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक शब्द को अलग कर दूं और मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूं, मैं यह पुस्तक, तो लेना मैंने अलग कर दिया। अब लेना क्या है इस वाक्य में, मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूं, क्रिया है, और ले क्या है, धातु। तो अब यहाँ पे ये मुझे पता चल गया कि भाई क्रिया है, लेकिन बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो मैं इसको इससे रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि जहां भी प्रयोग में लाए जाएंगे दोनों एक साथ लाए जाएंगे। तो ये दोनों आपको किसी चीज की याद दिलाते हैं, बहुत फेमस चीज है, आपको पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही। यहाँ तो देखते इस पर नंबर ले लेता है इस पर। समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह देख के तो निशान लगा दे बहुत से स्टूडेंट। समास का अर्थ क्या होता है, सम प्लस आस। तो समास का मतलब क्या होता है कि जो शब्द हैं उनका मुझे एक संक्षिप्त रूप लिखना है, मुझे एक छोटा रूप लिखना है। ठीक है, मतलब मैं इन दो क्रियाओं से अलग वाक्य बनाऊं, मैं कुछ लेना चाहता हूं तथा कुछ देना चाहता हूं। अब देखो, मैं कुछ लेना देना चाहता हूं, तो क्या दो वाक्यों की जरूरत पड़ी मुझे, नहीं। दो वाक्यों का काम एक ही वाक्य में हो गया, दोनों शब्द एक जगह इस्तेमाल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये समास का काम कर रहे हैं। और कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की हम पहचान करते हैं कि जिनके बीच में योजक चिन्ह आ जाए वो द्वंद्व समास होता है, हालांकि ये चीज गलत होती है। आपको क्या बता रखा है, द्वंद्व समास की असली परिभाषा क्या है, बोलिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आपको, मैं को लिख के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पूछा हाथों हाथ में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ होता है हाथ हाथ,
ठीक। जो विद्यार्थी इस निशान को देखेगा वो निशान कहाँ लगा देगा, द्वंद्व समास पे लगा देगा, और वो हो जाएगा उसका गलत। ये मैंने भी कहा कि ये कोई सही परिभाषा नहीं होती, जिसका काम चल रहा है उसे चल रहा है। ठीक। अब इसमें तुम अव्ययी भाव समास कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, और इसमें द्वंद्व समास कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? योजक चिन्ह तो दोनों में ही है। हाथ हाथ मतलब जो एक ही शब्द प्रयोग हो रहा हाथ और हाथ, जबकि जो दूसरे वाला इसमें विपरीत अर्थ वाले दो शब्द प्रयोग। बस यही अंतर। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह हो या ना हो, हालांकि मुख्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन दोनों शब्दों का अपना एक अस्तित्व होना चाहिए। दोनों ही शब्द प्रधान होने चाहिए। यो भी प्रधान, ये भी प्रधान। राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी है, ठीक है, राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये सब क्या है, माता पिता, दोनों ही शब्द प्रधान है नहीं है, इसलिए उनमें क्या है, द्वंद्व समास। अब सोचो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, लड़ाई, तो भाई इस समास का नाम द्वंद्व समास क्यों रखा है? क्योंकि दोनों ही शब्दों में कोई भी नीचे गिरने वाला नहीं है, दोनों ही प्रधान हैं, दोनों की ही अपनी अपनी उपयोगिता है। एक की तुलना में दूसरे को हम नीचा नहीं मान सकते, तो दोनों में लड़ाई होगी, तो दोनों एक ही स्तर के हैं, इसलिए क्या बोला गया, द्वंद्व समास। और इसमें एक ही शब्द है, तो ये जो शब्द है ये तो मुख्य शब्द बन गया, और ये किसका काम कर रहा है, अव्यय का, इसलिए हम क्या कह देते हैं, अव्ययी भाव समास कह देते हैं। ठीक है, चलिए, सर्वनाम पूरा हो गया आपका टॉपिक। कोई दिक्कत है किसी को?